हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफाइन स्टडी चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आप सभी के लिए साइंस स्पेशल जनरल साइंस में 20 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसका आज पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों, फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? व्हाट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Cl2 क्लोरीन। Cl2 ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देख लेते हैं दोस्तों। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कपड़ों को ब्लीच करने या साफ करने में किया जाता है, या पानी को रोगाणुनाशक या पीने योग्य बनाने में भी किया जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोणीय त्वरण का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का SI मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। कोणीय चाल का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? हाउ मैनी मिल्क टीथ डू ह्यूमन्स हैव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20। मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? 20। मतलब बच्चे में दांत की संख्या कितनी होती है? 20। अब वयस्क हो जाने पर मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल 32। मतलब 12 दांत हमारे और भी निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग दांत के स्ट्रक्चर को और अच्छे से जानने के लिए हम लोग देखते हैं दांत के स्ट्रक्चर को। आइए, हमारे मुंह में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला इंसीजर, जिसे कृतंक कहते हैं। दूसरा कैनाइन, जिसे रदनक कहा जाता है। तीसरा प्रीमोलर, जिसे अग्रचवर्णक। और चौथा मोलर, जिसे चवर्णक कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने प्रकार के दांत और कितने कितने होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इंसीजर, ये जो आपको 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे ये जो दिख रहे हैं, ये इंसीजर है, मीन्स कृदंत है। इनकी कुल संख्या 8 होती है और इनका काम भोजन को काटने का होता है। नेक्स्ट कैनाइन, ये जो आप लोग ऊपर 2 और नीचे 2 दांत देख रहे हैं, उसे हम लोग कैनाइन कहते हैं। हिंदी में रदनक कहा जाता है। इनका काम होता है भोजन को चीरने का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रीमोलर, ये जो आप लोगों को 2 नीचे 4 और ऊपर 4 दिख रहे हैं, ये प्रीमोलर है, मीन्स अग्रचवर्णक। और नेक्स्ट मोलर, जो आपको नीचे 6 और ऊपर 6 ये जो दांत दिख रहे हैं, ये मोलर हैं, मतलब चवर्णक हैं। प्रीमोलर और मोलर की कुल संख्या, प्रीमोलर की 8 और मोलर की संख्या 12 होती है। और इनका काम होता है, प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम होता है भोजन को पीसने का। तो दोस्तों हमारे मनुष्य के दांत की स्ट्रक्चर हमने अच्छे तरीके से जान लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दीवार को रंग करने के बाद कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसमें चमक किस कारण आती है? आफ्टर लिविंग द वॉल फॉर ए फ्यू डेज आफ्टर कलरिंग इट, व्हाट काउज इट टू शाइन? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CaCO3 बनने के कारण। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ही दीवार चमकदार दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जब दीवार में चूना किया जाता है, मीन्स वाइट वॉशिंग किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH का होल ट्वाइस वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर CaCO3 बनाती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि बहुत ही चमकदार होता है। इसी कारण दीवार में चूना करने के छोड़ देने के बाद कुछ दिनों के बाद यह चमकदार दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यकृत में कितने प्रोटीन बनते हैं? हाउ मैनी प्रोटीन्स आर मेड इन द लीवर? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, मीन्स ऑप्शन ए और बी दोनों, हेपेरिन और फाइब्रिनोजिन। दोस्तों यकृत में 2 प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, पहला हेपेरिन और दूसरा फाइब्रिनोजिन। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इनका यूज़ क्या है, ये क्या काम करते हैं हमारे बॉडी पर। पहला हेपेरिन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है।
इसी के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में फ्लो करती रहती है। दूसरा है फाइब्रिनोजिन। यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। जैसे हमारे शरीर में कोई हिस्सा अगर कट जाता है, कोई भाग में अगर कट हो जाता है, तो ब्लड का क्लॉटिंग बनाने में ये फाइब्रिनोजिन ही मदद करता है। इसी के कारण हमारा घाव भरता है और रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। तो ये दो प्रकार के प्रोटीन थे जो यकृत में बनते हैं, पहला हिपेरिन, दूसरा फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलेन में डाला जाता है तब कौन सा अभिक्रिया होता है? व्हाट रिएक्शन अकर्स व्हेन जिंक इज एडेड टू द CuSO4 सॉल्यूशन? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब जिंक कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बनाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिप्स के पैकेटों में विकृत गंधिता से बचने के लिए पैकेट के अंदर कौन सी गैस भर दी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इनसाइड द पैकेट टू अवॉइड डिस्टॉर्शन इन पैकेट्स ऑफ चिप्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, N2, मीन्स नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जान लेते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। इसमें वसायुक्त भोजन का जब वायु की उपस्थिति में उपचयन होता है तब उसे विकृत गंधिता कहते हैं, और इससे बचने के लिए हम लोग पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे विकृत गंधिता ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकमात्र ऐसी गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, द ओनली गैस दैट इज नॉट फाउंड इन द एटमोस्फेयर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडॉन। रेडॉन ही ऐसा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यही एकमात्र गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। रेडॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 86 और इसे यूरेनियम से ही बनाया जाता है। यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता, इसे यूरेनियम से ही बनाया जाता है और यह एक अक्रिय गैस है और रेडियो सक्रिय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव निर्मित पहला तत्व कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम वह तत्व जिसको पहले प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था और इसका परमाणु क्रमांक होता है 43 और टेक्नीशियम जो है आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एलिमेंट है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्वों को उनके द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? हु वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडलीव। मेंडलीव ने ही सर्वप्रथम तत्वों को उनके भार के अनुसार व्यवस्थित किया था, मतलब परमाणु भार के अनुसार तत्वों को व्यवस्थित किया था। उनके बाद मोसले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। मोसले का आवर्त सारणी को ही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मोसले और मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेन डिफरेंस ये था, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था परमाणु भार के अनुसार था और मोसले का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु क्रमांक के अनुसार था, और मोसले के आवर्त सारणी को ही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश के किस घटना के कारण तारे अपने वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर नजर आते हैं? ड्यू टू विच इंसिडेंट ऑफ लाइट स्टार्स अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल हाइट? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग अपवर्तन के बारे में जान लेते हैं। बारे में अपवर्तन वह प्रकाशीय घटना है जिसमें प्रकाश का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो थोड़ा सा मुड़ जाती है, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसे इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। अपवर्तन से होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य उदय से कुछ देर पहले और उदय के कुछ देर बाद तक दिखना भी अपवर्तन के कारण होता है। और अपवर्तन के कारण ही बाल्टी तथा तालाब का जो तली होता है थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाइब्रियो कॉलेरी। दोस्तों ये वाइब्रियो कॉलेरी जो है यह मनुष्य के बड़ी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑरस्टेड। दोस्तों ऑरस्टेड ने ही 1820 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? व्हाट डज द थंब रिप्रेजेंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बल की दिशा, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम को डिटेल में समझते हैं। आप लोग फिगर में देखिए, लेफ्ट हैंड रूल में, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में थंब बल की दिशा, इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र और मिडिल फिंगर जो है वो धारा को दर्शाते हैं। और लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग मोटर में प्रयोग करते हैं, मोटर के लिए प्रयोग करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल में देखते हैं हम लोग। राइट हैंड रूल में थंब जो है चालक की दिशा, इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र और मिडिल फिंगर धारा को दर्शाता है। और राइट हैंड रूल का प्रयोग हम लोग जनरेटर में करते हैं। दोस्तों राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में तीनों उंगलियों में मेन एक ही डिफरेंस है, थंब का। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में थंब बल की दिशा को दर्शाता है और राइट हैंड रूल में थंब चालक की दिशा को दर्शाता है, बाकी सब सेम रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्फोरस 1531 और सल्फर 1430 में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P1531 एंड S1430? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समन्यूट्रॉनिक। हम लोग जान लेते हैं समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। समन्यूट्रॉनिक तत्व वे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। देखिए तो इसमें फास्फोरस 1531 और सल्फर 1430 में दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपर में जो दिया हुआ है वो परमाणु द्रव्यमान है और नीचे जो दिया हुआ 15 वो आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए फास्फोरस में 31 - 15 करेंगे तो हमारा 16 आ रहा है, मतलब इसमें 16 न्यूट्रॉन है। और सल्फर में 30 में से 14 माइनस करेंगे तो इसमें भी 16 आ रहा है, मीन्स इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। तो इन दोनों की न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है जो कि 16 है, इसीलिए इन्हें समन्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एलिमेंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीजियम, CS। इसका परमाणु क्रमांक होता है 55। अगर बात की जाए सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तो दोस्तों वो फ्लोरीन होगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु में आता है फ्लोरीन, और सबसे क्रियाशील धातु वो सीजियम है। और भी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे आयरन Fe, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। फ्रांसियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 87। और फ्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो के वैक्सीन का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोलियो वैक्सीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मम्प्स। मम्प्स जो है पोलियो का वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई सॉल्क नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की थी। मम्प्स जो है खसरा का भी वैक्सीन है। टीबी के वैक्सीन का नाम BCG है। और छोटी माता का उपचार जो है रूबेला वैक्सीन से किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विच विटामिन गेट नेस्टी बाय पॉलिशिंग राइस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी। दोस्तों और भी विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम
फ्लोक्विनॉन होता है। दोस्तों इसे याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। यहाँ पे इस Mg के बारे में बात किया गया जो मैग्नीशियम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।